यस, सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से देखना था ना, लिमिटेशंस कल हो गए थे. सो इट इज इक्विवेलेंट टू पी एंड एल. एक्रूअल प्रिंसिपल पे आएंगे, प्रिपेयर करते हैं, नॉट ऑन कैश बेसिस. ओके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन accrual basis and only items of revenue nature, capital nature के नहीं आएंगे, pertaining to current period. So previous and next year के नहीं आएंगे, revenue nature pertaining to current period of account are included. Okay, excess profit is termed as surplus, excess of income over expenditure, and loss is termed as deficit, correct. And NPOs registered under section 8 of the Companies Act 13 are required to prepare their income and expenditure account and balance sheet as per schedule 3 to the Companies Act 13. So company, आपने एक NGO स्टार्ट की एंड उसको एज अ कंपनी रजिस्टर किया अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट, तो उसका जो फॉर्मेट है वो ऐसा नहीं है जो हम सीख रहे हैं. उसका फॉर्मेट शेड्यूल 3 वाला है जो आप इंटरमीडिएट में सीखोगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, मेन सोर्स ऑफ इनकम पता है, हमने देखे ना डोनेशंस वगैरह, एंड एक्सपेंडिचर्स दिए उन्होंने. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सपेंडिचर लिखा है अपने मॉड्यूल में. एग्जांपल्स के आगे एग्जांपल्स ऑफ एक्सपेंडिचर. हॉस्पिटल के लिए मेडिसिन, कॉस्ट ऑफ टेस्ट, इन्वेस्टिगेशंस, ये इनकम भी है और एक्सपेंडिचर भी है. स्पोर्ट्स क्लब के लिए स्पोर्ट्स मटेरियल, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, ड्रामा क्लब, एक्सपेंसेस ऑफ स्टेजिंग प्लेज, रेंट ऑफ द हॉल, पेमेंट टू आर्टिस्ट. एजुकेशनल सोसाइटीज, अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेमिनार्स, so seminar expenses. For library societies, newspapers and magazines. Any expenditure for acquisition of fixed asset will be capitalized, though the amount of annual depreciation should be debited to revenue expenditure. हाँ हो, सेल ऑफ स्क्रैप. हाँ 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 हाँ, सेल ऑफ स्क्रैप, that will be income, correct. Then distinction between receipt and payment and income and expenditure. So exercise में जाके चेक करो, theory questions में पूछा है क्या ये डिफरेंस. नाही ना आहे. ओके, सो ये जो पैराग्राफ है, सेकेंड पैराग्राफ, इसके बाजू में लेफ्ट साइड को लिखो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, एंड ये जो लास्ट पैराग्राफ है उसके लेफ्ट को लिखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सो यहाँ पर सब रिसीट पेमेंट का दिया है एंड इस पैराग्राफ में इनकम एक्सपेंडिचर. आप एग्जाम में कैसे लिखने वाले हो डिफरेंस? हाँ, कॉलमनर. सो यहाँ पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज एन एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ अकाउंट consisting of classified summary of cash receipts and payments over a certain period together with cash balance at the beginning and close of the period. Okay, so इतना डिटेल में नहीं लिखा तो भी चलेगा, आपको सिर्फ क्या लिखना है, receipts and payment account is the summary of cash receipts and cash payments, इतना ही लिखो with opening and closing balance. ओके, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ रिसीट पेमेंट अकाउंट का. अभी इधर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिसेम्बल्स एंड इज ड्रॉन इन द सेम फॉर्म
ऑफ अ P&L अकाउंट इन केस ऑफ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। मतलब प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जैसे P&L अकाउंट प्रिपेयर करता है वैसे आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। सो ये पहले पॉइंट्स हुए डिफरेंस के कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज एन अकाउंट कंसिस्टिंग ऑफ समरी, क्लासिफाइड वगैरह वर्ड यूज नहीं किया तो भी चलेगा, कंसिस्टिंग ऑफ समरी ऑफ कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स एंड टुगेदर विद द कैश बैलेंस एट द बिगिनिंग एंड एट द क्लोज ऑफ द। सो हम स्टार्ट एंड एंड बोलते हैं तो उसके जगह टेक्निकल वर्ड्स यूज करो, स्टार्ट की जगह बिगिनिंग, क्लोजिंग बैलेंस की जगह एंड, तो वो थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में आंसर लिखा है वैसे लगेगा। एंड इधर का फर्स्ट पॉइंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिसेम्बल्स एंड ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ इन द सेम फॉर्म एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन केस ऑफ प्रॉफिट मेकिंग मतलब प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जैसे P&L अकाउंट बनाते हैं वैसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट लिखोगे आप, कॉलमनर फॉर्मेट में लिखो चलेगा, आपको वैसे आदत है ना डिफरेंस लिखने की। सेकेंड पॉइंट देखो क्या लिखना है, द रिसीट्स आर एंटर्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड पेमेंट्स ऑन द राइट हैंड साइड, सेम साइड एज दोज on which they appear in the cash book. So second point क्या लिखना है, receipts are entered on the left hand side, payments are entered on the correct। और यहाँ पे क्या आएगा, expenditure of revenue nature is shown on debit side and income and gains of revenue nature are shown on credit side। तीच कालची जी आहे ती तुला पाठवली बघ, ती टाक ग्रुप पर। सेकेंड पॉइंट, पहले आपने फॉर्मेट बताया फर्स्ट पॉइंट में, सेकेंड पॉइंट में साइड्स में क्या लिखना है वो लिखना है। थर्ड पॉइंट रीड करो क्या है, ऑल द रिसीट्स एंड पेमेंट्स वेदर ऑफ रेवेन्यू और कैपिटल नेचर आर इंक्लूडेड इन द अकाउंट। कौन से भी नेचर का हो, रेवेन्यू और कैपिटल दोनों रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखना है। ओके, एंड यहाँ पर income and expenditure account contains all the items of income and expenditure relevant to the current period only, whether received or paid, as well as that which have fallen due for recovery or payment। So receipt and payment account में अभी लिखना है थर्ड पॉइंट कि क्या रिकॉर्ड करना है। सो रेवेन्यू और कैपिटल दोनों नेचर का रिकॉर्ड करना है इन रिसीट पेमेंट, एंड इधर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली रेवेन्यू नेचर एंड ऑफ करंट पीरियड एक्रूअल बेसिस पे। ठीक है, सो वहां पर हमने क्या देखा, दोनों नेचर आर इंक्लूडेड एंड ऑफ ऑल पीरियड ना। नेक्स्ट पॉइंट वो है द रिसीट्स एंड पेमेंट पर्टेनिंग टू द करंट, प्रीवियस और फ्यूचर पीरियड्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड हियर। सो रिसीट पेमेंट अकाउंट में तीनों करंट पीरियड, प्रीवियस पीरियड एंड फ्यूचर सबका रिकॉर्डिंग होता है, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट पीरियड का होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द बैलेंस ऑफ द अकाउंट एट द एंड ऑफ द पीरियड रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड एंड पेड अप। इट इज ऑलवेज इन डेबिट सिंस इट इज मेड अप ऑफ कैश इन हैंड एंड एट बैंक। सो रिसीट पेमेंट अकाउंट का जो लास्ट पॉइंट लिखना है डिफरेंस का वो ये है कि बैलेंस क्या आता है, सो क्लोजिंग बैलेंस आएगा ना। ओके, हा पण बेंच रिकामा दिसतोय रे मला, आणि ते सगळेच बेंच रिकामे आहेत। कुठेही रिझर्वड असं लिहिलं होतं का बेंचवर? का असे सगळे एकदम एका बेंचवर जाऊन बसले? का ग्रुप मध्ये बसायचंय? ग्रुप आहे का तुमचा?
आपण एक बेंच लावून घेऊया मग उद्या अजून एक, म्हणजे एका रो मध्ये बसता येईल. ओके, सो यहाँ पर बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस आएगा. आफ्टर ऑल रिसीट्स यू विल डिडक्ट ऑल पेमेंट्स एंड देन क्लोजिंग बैलेंस आएगा. एंड यहाँ पर क्या होगा बताओ, आइदर सरप्लस और, हाँ करेक्ट. सो कैपिटल रिसीट्स, प्री पेमेंट्स ऑफ इनकम एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर एक्सक्लूडेड. ओके, हम डिफरेंस देख रहे हैं. सो मॉड्यूल में उन्होंने कैसे दिया है कि फर्स्ट पैराग्राफ इज एंटायरली रिलेटेड टू रिसीट पेमेंट अकाउंट, सेकेंड पैराग्राफ इज रिलेटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट. सो आप इस फॉर्मेट में भी आंसर लिख सकते हो, या दूसरा जो स्कूल में सीखा है कॉलमनर वाला, वो फॉर्मेट भी चलेगा. ठीक है. सो इतना डिटेल हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, कौन सा भी जब डिफरेंस वगैरह आता है ना, तो एक्सरसाइज में जाके देखो थ्योरी क्वेश्चन में पूछा है क्या. अगर थ्योरी क्वेश्चन में पूछा है एक्सरसाइज में, तो चांसेस है ना, तो डिटेल में आपको सीखना है. Distinguish between the receipt and payment and income and expenditure account. ओके, सो मॉड्यूल किसके किसके पास है, स्टार मार्क करो उस पैराग्राफ को. परत सांगा आता पेज नंबर. ओके, सो ये इंपॉर्टेंट मार्क करो. पैराग्राफ नंबर 3.2, पेज नंबर 9.5. हाँ, फॉर ओल्ड मॉड्यूल 9.5, हाँ, एंड फॉर न्यू मॉड्यूल 8.6 लिखो. आपके न्यू मॉड्यूल होंगे ना, सो 8.6 ना. पैरा नंबर 3.2. सो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि कैपिटल रिसीट्स, प्री पेमेंट्स ऑफ इनकम. प्री पेमेंट्स ऑफ इनकम मतलब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. ओके, सो कैपिटल रिसीट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कैपिटल एक्सपेंडिचर. जैसे कैपिटल रिसीट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा. प्री पेमेंट ऑफ इनकम मतलब आपने बताया इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो एक्सपेंडिचर के लिए क्या होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस. तो ये चारों चीजें एक्सक्लूड करनी है, ये लिखना है पॉइंट. एंड यहाँ पर ऐसे कुछ देखना है क्या, रिसीट पेमेंट में सब आप लिखते हो ना, एडवांस रिसीव्ड, प्रीपेड, वो भी पेमेंट साइड को लिख देते हो. सो यहाँ पर क्या लिखना है, कैपिटल रिसीट, प्री पेमेंट्स ऑफ इनकम, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आर एक्सक्लूडेड. एंड लास्ट पॉइंट यहाँ पर आप लिख रहे हो कि the balance of the account at the end of the period represents the difference between the amount of cash received and paid. का balance दिखता है, correct? And it has always debit balance since it is made up of cash in hand and bank. ऐसे क्यों लिखा है always debit balance? आपके पास 10,000 कैश दी है आपको पेरेंट्स ने, जस्ट ड्रीम, एंड आप मॉल में गए, तो आपके पास जीपे फोन पे नहीं है, सिर्फ कैश में ही शॉपिंग करने के लिए बोला है आपको. सो आप मैक्सिमम कितना खर्चा कर सकते हो कैश में, 10,000. मतलब जितनी रिसीट है. ओके, सो पूरा 10,000 खर्चा किया तो बॅलन्स 0 आएगा. तुम्हाला वाटलं की अरे आपले नाही आहेत, आई बापांचे कमवलेले पैसे सगळे नको उडवायला, थोड़े ठेवूया. ओके, सो आपने 2,000 ही उड़ाए, 8,000 बैलेंस है. सो रिसीट वॉज 10,000, पेमेंट वॉज 2,000. सो 8,000 का डेबिट बैलेंस आया ना. जो साइड बड़ी होती है वो बैलेंस होता है. डेबिट साइड बड़ी है तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड बड़ी है तो क्रेडिट बैलेंस होता है. ठीक है, सो क्या होगा फिर,
सो आइदर कैश और बैंक अकाउंट में 0 बैलेंस हो सकता है, पूरे 10,000 उड़ा दिए तो, एंड 2,000 ही उड़ा दिए पेमेंट किया मतलब, एंड 8,000 का बैलेंस है, तो वो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट? डेबिट बैलेंस, मतलब हमेशा डेबिट बैलेंस आएगा, नाही तो 0 बैलेंस आएगा. असं कधी झालंय का की मॅम 10,000 कॅश दिलेली आणि मी 15,000ची शॉपिंग करून आलो कॅश मध्ये? ऐसा हो ही नहीं सकता, करेक्ट. बट बैंक के केस में क्रेडिट हो सकता है क्या? क्रेडिट बैलेंस, उसको बोलते हैं ओडी, ओवरड्राफ्ट. बट कैश के केस में ऐसे नहीं होगा. 10,000 दिले आणि 15,000ची शॉपिंग करून आलो मी. ओके. इधर ना, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर का लेते हैं ना हम. अगर तुमने एडवांस में रिसीट आई है तुम्हें, तो वो करंट ईयर की नहीं आई है. प्रीपेमेंट ऑफ एडवांस, प्रीपेमेंट ऑफ इनकम, मतलब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. सो नेक्स्ट ईयर का इनकम तुम्हें करंट ईयर में रिसीव हुआ है, तो वो करंट ईयर का इनकम नहीं है, एक्चुअली नेक्स्ट ईयर का है. बट तुम्हें एडवांस में मिला है वो, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा क्या? नहीं आएगा. एंड सेम तुमने प्रीपेमेंट किया है. ओके, फॉर एग्जाम्पल तुमने रेंट पे किया है एडवांस में नेक्स्ट ईयर का, तो वो करंट ईयर का एक्सपेंडिचर नहीं है ना तुम्हारा, तुमने नेक्स्ट ईयर का एडवांस में पे किया है. सो वो नेक्स्ट ईयर का रेंट है, एक्सपेंस. इसलिए करंट ईयर का ही सिर्फ आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना होता है. बट रिसीट पेमेंट अकाउंट में ये नहीं देखना है ना, पेमेंट हुआ तो लिख देना है. तो वो कौन से भी साल का हो सकता है, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर. ओके. तुम्हें अगर डोनेशन एडवांस में रिसीव हुए नेक्स्ट ईयर के, तो वो करंट ईयर का नहीं है, नेक्स्ट ईयर का तुम्हें एडवांस में रिसीव हुआ है. तो क्या करोगे? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो नहीं आएगा, बट रिसीट पेमेंट अकाउंट में आएगा, क्योंकि रिसीट हो गई ना तुम्हें. ओके, अभी क्लियर हुआ? सो ये एक्रूअल बेसिस पे चलता है ना, मतलब करंट ईयर का सिर्फ आप लेते हो. एंड ये कौन से बेसिस पे चलता है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे चलता है. करेक्ट. एंड यहाँ पर देखो क्या दिया है, प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट. सो P&L आप किससे बनाते थे? ट्रेडिंग P&L फ्रॉम ट्रायल बैलेंस का बेस लेके एंड एडजस्टमेंट. यहाँ पर बेस लोगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का. ओके. एनपीओ में ट्रायल बैलेंस देखा है आपने? नहीं. सो एनपीओ में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से आप बनाते हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ठीक है. जाएंगी ना. जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस की जगह रिसीट पेमेंट, जर्नल लेजर रिसीट पेमेंट, वहां पर जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, यहाँ पर जर्नल लेजर रिसीट पेमेंट, एंड देन वहां पर P&L बैलेंस शीट, यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट. Illustration 2, calculate the amount to be credited to income and expenditure account in respect of subscription. So income and expenditure account का जो expenditure side होता है that is debit and credit side को income. So subscription हमारा income रहेगा. Subscription मतलब membership fee जो annually आपको members pay करेंगे. तो इन्होंने बोला है कि अमाउंट कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इसका मतलब क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्रेडिट करना है, मतलब वो अमाउंट करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन चाहिए, वो नेक्स्ट ईयर का एडवांस नहीं चलेगा. प्रीवियस ईयर का अभी रिसीव हो रहा है. ओके. पिछले साल दिया ही नहीं उसने, रिसीवेबल था पिछले साल, वो अभी दिया है, तो वो भी नहीं चलेगा.
सिर्फ करंट ईयर का, वो पिछले साल उसने देना चाहिए था बट उसने दिया ही नहीं, तो पिछले साल वो रिसीवेबल दिख रहा था ना, सो रिसीवेबल एसेट साइड को दिखता है बैलेंस शीट में। सो लास्ट ईयर जो रिसीवेबल दिख रहा था वो करंट ईयर में सिर्फ रिसीव हुआ आपको, बट वो एक्चुअली सब्सक्रिप्शन कौन से साल का था, प्रीवियस ईयर का था, तो वो भी नहीं लेना है, मतलब सिर्फ कौन सा लेना है, करंट ईयर का। सो देखो ड्यूरिंग 2020 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश इज 42,000, सो 42,000 आपको रिसीव हुआ है, नॉट नेसेसरी दिस 42,000 इज ऑफ करंट ईयर, इट इंक्लूड्स 1600 फॉर 2019, मतलब 2019 इज प्रीवियस ईयर का आपको रिसीव हुआ है, तो ये माइनस करना पड़ेगा ना, लेस, एंड 600 इज रिसीव फॉर 2021, हाँ नेक्स्ट ईयर का एडवांस में रिसीव हुआ है, तो वो भी लेस करना पड़ेगा 600, सो ये दोनों लेस किए। हाँ आगे देखो, ऑल्सो 3000 है स्टिल टू बी रिसीव्ड फॉर 2020, मतलब करंट ईयर का रिसीवेबल, लेस या ऐड, करेक्ट, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 3000 ऐड किया। सो स्टार्ट आपको कहाँ से किया आपने, रिसीट पेमेंट अकाउंट से, जैसे वहां पर ट्रायल बैलेंस से आपको P&L बना रहे थे आप, यहाँ पर किससे बना रहे हो, रिसीट पेमेंट। सो आपको रिसीट पेमेंट के रिसीट साइड को क्या दिखा, सब्सक्रिप्शन रिसीव 42,000 दिखा, फिर उसमें आपने करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 3000 ऐड किया, एंड जो प्रीवियस ईयर का था 19 का 1600 एंड 21 का 600 वो दोनों लेस किया, फिर आपको जो अमाउंट मिली 42,800 दैट इज द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्लियर हुआ ये, बट ये टेबल फॉर्मेट में था, अभी सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर करोगे आप टी फॉर्म में, रफ में। सो मुझे बताते जाओ, सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं हम ये, सो फॉर्मेट इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ टी फॉर्म बनाओ पेन से फटाफट। फॉर्मेट सीखा है ना बचपन में 11th-12th में, उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हम, कौन सा अमाउंट कौन से साइड को लिखना है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, उसकी प्रैक्टिस करनी है अभी। यस, पहला क्या था, 42,000 इज रिसीव्ड ना, सो कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन एंट्री होगी ना। ओके रेहान, हम जर्नल से ही जा रहे, देखो जर्नल लेजर, सो जर्नल एंट्री क्या हुई, कैश टू सब्सक्रिप्शन, ये जर्नल एंट्री, फिर उसका लेजर पोस्टिंग, सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड को बाय कैश 42,000। ओके, बट इसमें से प्रीवियस ईयर का था ना 1600, हाँ, सो उसकी एंट्री करनी है टू, हाँ, टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट ब्रैकेट में 2019। ओके, देखो आप मैथ्स में, मैथमेटिक्स में ऐड एंड लेस करते हो, अकाउंट्स में भी ऐड एंड लेस किया जाता है। सब्सक्रिप्शन इज इनकम अकाउंट, सो बेसिकली क्रेडिट साइड को आना चाहिए। सो अगर ऐड करना है तो सेम साइड पे लिखोगे, अगर लेस करना है तो अपोजिट साइड। सो ये प्रीवियस ईयर का है, सो अपोजिट साइड। अभी नेक्स्ट ईयर का भी रिसीव हुआ था आपको 2021 का 600, सो उसकी एंट्री सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस या टू एडवांस सब्सक्रिप्शन। सो लिखो टू एडवांस सब्सक्रिप्शन, शॉर्ट में लिखना है आपको तो टू एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अमाउंट 600 एंड ईयर 2021। फिर क्या था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सो रिसीवेबल, जर्नल एंट्री, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट
या सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। सो करंट ईयर का है मतलब सेम साइड मतलब क्रेडिट साइड। सो क्रेडिट साइड को क्या लिखना है, बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और ये कौन से साल का आउटस्टैंडिंग है, 2020। सो ईयर लिख रही हूं एंड अमाउंट। सो बनाओ, अभी क्लोज कराओ का बैलेंस बताओ। 45,000 तो टोटल हुआ ना। रोज बघत जा रे, कोणी अजून दान धर्म केला असेल तर खाली बघा, दान धर्म केलेले असतात कॅल्क्युलेटर। नाही केलं कोणी, आज सांगते जरा कमी पडताय तुम्हाला। टेस्ट सिरीज वालेच करतात दान धर्म कॅल्क्युलेटरचा। हा आहे अजून एक आला। स्पेसिफिकली लास्ट पेपरला तर आम्हाला काही घ्यायचंच नसतं, आम्हाला संपली मॅम टेस्ट सिरीज, आम्ही चाललो फिरायला, सगळं सामान घेतलं का काही बघत नाही। इथे आलात तर स्टेशनरीचं दुकान आहे, 4 पाऊच आहेत इथे चांगले आले। खाली जा ऑफिस मध्ये, घड्याळ पण आहे कुठलं तरी ब्रँडेड, रिस्ट वॉच, हेडफोन्स, काही किंमतच नाहीये। बोटचे हेडफोन्स पडलेले आहेत। त्याचे खराब झाले की येईल तो घ्यायला, मॅडम माझे खराब झालेत आता ते द्या। हे काय केला ना, कॅल्क्युलेटरचा झाला, अरे क्लिअर झाला की परत साचतं रे। हा तेच करत बसाल तुम्ही, आदनं मधनं येऊन बघत जावा काय हवंय, हा हे हवंय, हे मॅम हे छान आहे, हे घेऊन जातो मी। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नीचे मैं लिख रही हूँ बैलेंसिंग फिगर, ये आया जो आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला था। सो अकाउंट्स में बताओ मुझे, अभी ऐड करना है तो सेम साइड, माइनस करना है तो अपोजिट साइड। अभी उन्होंने कौन सा अकाउंट प्रिपेयर किया है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ओके, सो लास्ट ईयर जो रिसीवेबल था वो आपने लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट साइड को दिखाया था। एसेट साइड मतलब कौन सा बैलेंस, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। सो ये देखो लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग होगा वो करंट ईयर का ओपनिंग है 2020 Jan 1, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1600। ओके, फिर आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट देखो, टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1600 लिखा था आपने, मतलब ही आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट साइड को बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट 1600। सो ये लास्ट ईयर का रिसीवेबल रिसीव हो गया, सो ये क्लोज हो गया ना। फिर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था, 3000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट के डेबिट साइड को आएगा ना, टू सब्सक्रिप्शन 3000,
एंड यही क्लोजिंग बैलेंस बन गया करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3000, वही नेक्स्ट ईयर का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट अगर पूछा एग्जाम में तो आएगा आपको, करेक्ट। पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन देन बाय सब्सक्रिप्शन। ओके, देखो इसमें भी सेम है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो 1600 है वो करंट ईयर का है क्या? नहीं, वो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है। सो प्रीवियस ईयर का मतलब माइनस करना है, अकाउंट्स में माइनस करना मतलब अपोजिट साइड, क्रेडिट नहीं अपोजिट। सो ये अभी डेबिट साइड है तो इसकी अपोजिट, सो इसलिए बाय सब्सक्रिप्शन। तो चला गया ना वो 1600, नया को नया पिक्चर में 3000, अभी 3000 का बैलेंस कंटिन्यू होगा क्योंकि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 3000। नेक्स्ट अकाउंट सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमने ही प्रिपेयर किया, सो वो नहीं देखते हैं। टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आपने लिखा 42,800। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में कहां पर होगा? लायबिलिटी साइड को, मतलब कौन सा बैलेंस? क्रेडिट। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बट आपको क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं था कि 2019 का रिसीव्ड इन एडवांस कुछ नहीं था ना, सिर्फ रिसीवेबल था 1600। सो करंट ईयर में एडवांस रिसीव हुआ है आपको कितना? करंट ईयर में 600 एडवांस रिसीव हुआ है। नेक्स्ट ईयर का 600 फॉर 2021। सो 600 सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आपने क्या लिखा था? डेबिट साइड को टू एडवांस सब्सक्रिप्शन, मतलब ये एडवांस सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट साइड को जाएगा। बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट 600 लेजर पोस्टिंग की है, जो एंट्री थी सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन, उस एंट्री का हमने लेजर पोस्टिंग किया सिर्फ। ओके, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन अकाउंट के डेबिट साइड को था ना टू एडवांस सब्सक्रिप्शन, तो वहां पर क्या होगा? एडवांस सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट साइड को बाय सब्सक्रिप्शन 600 एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन 600, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 600। सो ये जो साइड बड़ी होती है वो बैलेंस होता है। यहाँ पर क्रेडिट साइड बड़ी है 600, सो यहाँ पर बैलेंस भी 600 ही आया क्रेडिट बैलेंस। तो करंट ईयर के बैलेंस शीट में ये 600 कहां पर दिखेगा? लायबिलिटी साइड को ना, रिसीव्ड इन एडवांस। एंड ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। करंट ईयर के, करंट ईयर का बैलेंस शीट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दैट इज सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 3000 कहां पर दिखेगा बैलेंस शीट में? एसेट साइड को। एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन 600 का ऑन लायबिलिटी साइड। ओके, सो देखो यहाँ पर क्या हुआ, जो 42,000 आपको रिसीव हुआ है वो पूरा 42,000 करंट ईयर का नहीं था, उसमें से 1900 प्रीवियस ईयर का आपको अभी रिसीव हुआ। तो आइडियली एंट्री टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए थी ना, अमाउंट इज 1600 एंड जो रिसीव्ड इन एडवांस था 600, उसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? ये एंट्री होनी चाहिए क्योंकि वो करंट ईयर के रिसिट्स ही नहीं थे ना, ये एंट्रीज होने चाहिए थे। सो क्रेडिट अकाउंट कौन सा होना चाहिए था? जब 2019 का रिसीव हुआ तब ये अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। एंड जो एडवांस रिसीव हुआ 2021 का, तब ये अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। बट कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ? सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट किया ना हमने पूरे 42,000 के लिए। कैश टू सब्सक्रिप्शन 42,000 कर दिया था, बट 42,000 पूरा करंट ईयर का था ही नहीं। तो जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमने क्रेडिट किया पूरे 42,000 के लिए, वो करेक्ट था क्या? नहीं, इसलिए जो प्रीवियस ईयर का 1600 था वो करेक्ट क्रेडिट है,
आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स सीखा। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन जो रॉन्ग क्रेडिट हुआ उसको डेबिट दिया, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन। इसलिए ये एंट्रीज आए, ये एंट्री। ओके, सो देखो क्या होता है, फटाफट एंट्री करने के लिए आप एक एनजीओ इमेजिन करो, उसका एक अकाउंटेंट इमेजिन करो। पैसे आ गए आज पूरे साल में 42,000 आ गए, क्या हाँ, कैश टू सब्सक्रिप्शन 42,000 एंट्री कर दी उसने। एंड देन वो बाद में देखता है कि अरे इसमें से 1600 प्रीवियस ईयर का था, अरे ये तो एडवांस में रिसीव हुआ। फिर वो ये एंट्रीज करता है बाद में कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ओके, यहाँ पर वो उसने रेक्टिफाई कर दिया। एंड जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 3,000 वो ऐसे ऐड होके 42,800 ये एक्चुअल करंट ईयर का इनकम है। सो सारे लेजर अकाउंट समझ में आ गए क्या आपको? तीनों लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने को आ जाएंगे एंड टेबल फॉर्मेट में भी आ जाएगा। दिस इज टेबल फॉर्मेट, दिस इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सो सेम लॉजिक लगाना है आपको एक्सपेंस के लिए। जैसे वहां पर रिसीव्ड इन एडवांस था, यहाँ पर क्या होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। वहां पर इनकम रिसीवेबल था, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर। ठीक है, एंड सब अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट हम पेमेंट करते वक्त पूरा ये करेंगे ना, एक्सपेंस टू सैलरी पेड ड्यूरिंग 2020 वेयर 23,000। सो पहला पूरा डेबिट आप सैलरी को करोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 23,000। बट उस 23,000 में क्या हो सकता है, प्रीपेड एक्सपेंस हो सकता है, या प्रीवियस ईयर की जो सैलरी आउटस्टैंडिंग थी वो आपने पे की है। सो आप सैलरी के डेबिट साइड को अगर टू कैश लिख रहे हो 23,000, तो उसमें से जो भी नेक्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर का होगा वो कौन से साइड को आएगा, अपोजिट साइड, दैट इज क्रेडिट साइड। एंड जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा वो सेम साइड, डेबिट साइड। सो ये आप होमवर्क के लिए करोगे क्या, इलस्ट्रेशन 3। इसमें क्या क्या करना है, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरी एंड शो नेसेसरी लेजर अकाउंट। सो सैलरीज अकाउंट, सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी प्रीपेड, प्रीपेड सैलरी अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी का जो बैलेंस आया वो बैलेंस शीट में कहाँ पर जाएगा, लायबिलिटी साइड, एंड प्रीपेड सैलरी एसेट साइड। वेरी गुड। कल हम डायरेक्टली बैलेंस शीट से स्टार्ट करेंगे। बैलेंस शीट का ये तो हमने ऑलरेडी देखा था कि कैपिटल नहीं, कैपिटल फंड होता है, बिकॉज इट इज नॉट द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर। ओके, जो नए स्टूडेंट्स आए आपके नाम बताओ। कल तुम थी तनिष्का, कृष्णा नहीं था कल ना, तीसरा कौन, स्वप्निल आणि कोण होता, रियान होता, अथर्व होता, हाँ कृष्णा, हाँ आर्या, सानिया, वरुण, नेहा। ठीक है, ओके। सो कल का रिकॉर्डिंग का लिंक मैं सेंड करती हूँ, जो एब्सेंट थे उनके लिए। मेरे पास इसका नंबर है, इसको सेंड कर। ठीक है, तुम ग्रुप पे डालते जाओ। काल असू म्हणजे संपलं ना लेक्चर। बस आता एक देते क्वेश्चन करायला एनपीओ चा, तो सॉल्व कर। काय एग्जाम देऊन आला का?